जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज ये क्लास आप लोग के लिए जो है, कल जब हम क्लास ले रहे थे डिफरेंशिएशन के सब्जेक्टिव का, तो आप लोग का बार बार ये कमेंट आ रहा था कि सर अभी जो मंथली टेस्ट हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन एक बार करा दीजिए कि उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। और जब ये क्वेश्चन हमारे पास आया, ठीक है, तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन में तो थोड़ा सा भी दम नहीं है, इसके कई गुना ऊपर लेवल का क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न में कोई ज़्यादा दम दिख रहा है, कोई ज़्यादा आपको ऐसा फील हुआ होगा, ठीक है ना। हाँ, यदि आप थोड़ा सा तैयारी में यदि आपने कुछ कमी किया है या फिर आपने मेहनत नहीं किया होगा, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी परेशानी हुई होगी, ठीक है ना। तो यदि आपको इस प्रश्न में परेशानी हो रही है ना, तो मुझे लगता है कि आपको एक बेहतर मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है ना। एकदम बेहतर मेहनत करने की ज़रूरत है आप सभी को। आइए आज के क्लास में हम लोग इसके सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। बस आप लोग अभी से बने रहिए, एक एक करके सवाल आपके सामने दिखेगा। वैसे आप इस सवाल से बिल्कुल परिचित हैं क्योंकि आपने इससे पहले भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। और एक बात हम आप सबों को ये कह देना जरूर चाहते हैं कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएँ तो आप वहाँ जाकर प्रश्नों का सॉल्यूशन करें, ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर बबुआनी झाड़े, ठीक है ना। हाँ, वहाँ जाकर नौटंकी करे और प्रश्न को सॉल्व नहीं करे, अरे एग्ज़ाम क्या होता है, ये तो ऐसे वैसे कुछ नहीं। आपको ये मंथली टेस्ट जो लिया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एग्ज़ाम के प्रैक्टिस के लिए लिया जा रहा है, ठीक है ना। सवाल इसी लेवल के पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेवल यही होता है क्वेश्चन का, इसलिए आप वहाँ जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है ना। वहाँ जाकर ज़्यादा काबिल ना बने तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है ना। क्योंकि ये सुनने को मुझे बार बार मिलता है कि एग्ज़ाम मंथली टेस्ट ना है, कोई बात नहीं हो देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जाते हैं घूम के चल आते हैं, नाम लिख के जमा कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आना चाहिए वहाँ जाकर, ठीक है ना। आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके लिए होगा, ये तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से प्रश्न है आपका पहला सवाल, ठीक है। सवाल आपका है कि एक अवयव दिया गया है a बराबर aij जो n गुने n कोटि का है, और यदि यह सममित है तो आपको हमने बताया है कि सममित अवयव तब होगा, गौर से देखेंगे, सममित अवयव तब होगा जब a बराबर a ट्रांसपोज होता है, या फिर aij का मान aj के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। aij का मान aj के बराबर हो जाता है, तो ये आपका सममित अवयव कहलाता है। और यदि आप विषम सममित की बात करेंगे तो a बराबर होता है माइनस a ट्रांसपोज, या फिर aij बराबर माइनस aj। तो ये विषम सममित के लिए हो गया, ठीक है ना। ये आपका हो गया विषम सममित के लिए, और ये हो गया आपका सममित के लिए, ठीक है। अभी आपसे सममित पूछा है तो a बराबर aij या aij बराबर aj, यदि आप देखेंगे तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए दूसरे प्रश्न की तरफ यदि आप चलेंगे तो दूसरा प्रश्न आपको यहाँ क्या कह रहा है कि b का मान दिया गया है, ठीक है ना, और आपसे कह रहा है तो b ट्रांसपोज निकालेंगे। देखिए ट्रांसपोज के लिए हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि जब भी आपको ट्रांसपोज निकालने के लिए कहेगा तो जो आपको पंक्ति में दिख रहा है उसको स्तंभ में लिख दीजिएगा, और जो स्तंभ में दिख रहा है उसको पंक्ति में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, जो पंक्ति में दिख रहा है उसको स्तंभ में, और जो स्तंभ में दिख रहा है उसको पंक्ति में लिख देना है। जैसे ये आपको अभी पंक्ति में दिख रहा है तो इसको स्तंभ में लिख देना है, ये पंक्ति में दिख रहा है तो इसको स्तंभ में लिख देना है, ठीक है ना। यदि आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 7 8 9 0 5 और 6। अब आप यदि देखेंगे तो आपको ऑप्शन दिख गया होगा, ये आपके ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर। जब भी आपको ट्रांसपोज निकालने के लिए कहे, जब भी, ठीक है ना, और ये ट्रांसपोज का सिंबल आपको दिख रहा होगा, ऐसे करके लाइन खींच देगा ऊपर में, तो आप समझ लीजिएगा कि ये ट्रांसपोज है। और जब भी आपको ट्रांसपोज निकालने के लिए कहा जाए तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जो आपको पंक्ति में दिख रहा है उसको स्तंभ में लिख देना है, जो स्तंभ में दिख रहा है उसको पंक्ति में लिख देना है, ठीक है ना। आपको हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था, और भोजपुरी में एक गाना है कि मारलस थप्पड़ गाल में सट गई नी दीवाल में।
वो याद होगा आपको अभी तक, ठीक है ना। बस वही कॉन्सेप्ट लगा देना है, सिंपल वाला, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। यदि तीसरा सवाल आप देखते हैं तो ये तीसरा जो है ना आपके डिफरेंशिएशन का सवाल आपसे पूछा है। कहता है कि y बराबर 5 के पावर x, तो dy बटा dx का मान क्या होगा। अब देखिए 5 के पावर x का डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको a के पावर x का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। मुझे मालूम है कि आप सबको a के पावर x का डिफरेंशिएशन पता होगा। a के पावर x इंटू लॉग e के पावर a या फिर a के पावर x इंटू लॉग a, ठीक है ना। ये इसका डिफरेंशिएशन है a के पावर x का। अब हुआ क्या है कि a के जगह पर सिर्फ 5 यहाँ आ गया है ना, तो 5 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 5 के पावर x का डिफरेंशिएशन यदि आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा आपका d 5 के पावर x बटा में dx। देखिएगा a के जगह पर 5 आ गया है, तो ये हो जाएगा आपका 5 के पावर x इंटू लॉग e के पावर 5 या फिर 5 के पावर x इंटू लॉग 5। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर बन चुका है। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात यदि करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए चौथा सवाल आपका है कि यहाँ लिखा है कि y बराबर है x के पावर 20, तो आपको करना है इसका 2 बार डिफरेंशिएशन, मतलब इसके डबल कोटि का डिफरेंशिएशन आपको करना है। आप इसके डबल कोटि का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो डबल कोटि का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको सबसे पहले तो पहली बार डिफरेंशिएशन कीजिए, यानी प्रथम कोटि का। x के पावर 20 है, तो आपको पता है कि जब भी होल पावर वाला फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, पावर को आगे में रखते हैं, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखते हैं, पावर में से एक कम कर लेते हैं। तो ये जब आप पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका आंसर इतना आएगा 20 इंटू एक्स के पावर 19 के बराबर। और जब इसी का आप दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो ये 20 कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा, पावर में जितना है उसको आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे और पावर में से एक कम कर लेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 19 दूना 38 यानी 380 इंटू एक्स के पावर 18, ठीक है ना। 380 इंटू एक्स के पावर 18 जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अगला सवाल 5 नंबर यदि आप देखेंगे तो पूछा है कि सेक y का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है ना। x के सापेक्ष जो है, यदि x के सापेक्ष पूछता तो यहाँ x लिखता, लेकिन x नहीं है y है, तो नीचे भी dy है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू टेन एक्स, x नहीं है y है, तो यहाँ भी आपको y ही दिख रहा है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला ही है, सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक इंटू टेन, सेक इंटू टेन, तो यह है आपका सेक इंटू टेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे, छठा सवाल आपका है कि log e के पावर में ax प्लस b, यहाँ से आप e को हटा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा सीधे log ax प्लस b के बराबर, ax प्लस b के बराबर। अब यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है कि दो गो फंक्शन हो गया, एगो log और एगो ax प्लस b। वैसे भी आपको हमने इसका कॉन्सेप्ट बता दिया है कि जब भी आपका फंक्शन log वाला हो और उसके कोणांक में x के साथ यदि कोई कांस्टेंट आ जाए, ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। log का हो जाता है 1 बटा में जो है उसको लिखेंगे तो ax प्लस b, इसके बाद x के साथ जो कांस्टेंट है इसको ऊपर लिख देना होता है, ठीक है ना। x के साथ जो कांस्टेंट है इसको ऊपर लिख देंगे तो हो जाएगा a बटा में ax प्लस b, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के बराबर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए 7वां क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर सवाल ये है कि ये है आपका 1000001100001 अर्थात ये है आपका तत्सम कवि जिसको आई कहते हैं आप, ठीक है ना। और 3 गुने 3 कोटि का है तो इसको आप I3 भी कह सकते हैं। ये भी आपका तत्सम कवि है, 3 गुने 3 कोटि का है, I3 हो जाएगा। और आपको पता है कि इसको हम 1 के बराबर कहते हैं और यह भी आपका 1 के बराबर ही होगा, क्योंकि इसको इकाई अवयव भी कहा जाता है, तत्सम कवि भी कहा जाता है, और इसका मान जो है ना हमेशा 1 के बराबर निकल के आता है। तो अब आप ही बताइए
कि यदि हम 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, लेकिन उतना ही कोटि का होगा। तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 यही आपका निकल के आएगा, ठीक है ना। हाँ, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 के बराबर ही होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए सवाल आपका है कि x बराबर है t, y बराबर है टी स्क्वायर, तो dy बटा dx का मान क्या होगा। कल हम आपको जो है ना सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, इसको ही कहते हैं प्राचल वाला फंक्शन, ठीक है ना। इसमें आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग आपको फंक्शन दिख रहा है, एगो x बराबर है, एगो y बराबर है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या आपको दिख रहा है, तो t दिख रहा है। इसका मतलब है कि इसको भी t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, इसको भी t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। अच्छा बताइए कि यदि x बराबर t है और इसको आप t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dx बटा dt, और ये हो जाएगा आपका dt बटा dt, नहीं, और dt बटा dt है तो इसका मान तो 1 के बराबर हो जाएगा। दूसरा आपके पास जो फंक्शन है y बराबर टी स्क्वायर, y बराबर है आपका टी स्क्वायर, यदि आप इसको t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy बटा dt बराबर ये हो जाएगा आपका 2t। आपको हमने बताया है कि हमेशा y वाला जो होगा उसको ऊपर रखना है, x वाला को हमेशा नीचे रखना है। ये हो जाएगा आपका 2t बटा में 1, यानी dy बटा dx का मान हो जाएगा आपका 2t बटा में 1। बटा में 1 लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसका सीधे आंसर हो जाएगा आपका 2t के बराबर। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहां पर y 2 2 y, ठीक है ना, y 2 2 y, और इसके बराबर में है आपका 10 - 4 3 और 2। अब देखिए कि ये दोनों के दोनों बराबर अवयव हैं, ठीक है ना, दोनों के दोनों बराबर अवयव हैं, अर्थात समान अवयव हैं, ठीक है। और जब ये समान अवयव है तो आपको पता है कि इसके लिए आपको क्या करना है कि संगत अवयव को संगत अवयव से तुलना करना है। जैसे y को तुलना करेंगे 10 से तो y का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा, इसमें आपको जो है ना यदि इतना है तो y का मान कितना होगा, तो y का मान 10 होगा, फिर y का मान 2 होगा। एक चीज़ देखिए, इसमें गलती क्या किया है, ये सवाल ही गलत है। ये मैट्रिक्स का सवाल डाल दिया है, और मैट्रिक्स के सवाल में ये दोनों बराबर तब होगा जब इसके संगत अवयव बराबर होंगे। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ -4 है, ऐसी ही गलती हो गया। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ऐसी गलती हो गया। y का मान 2 और y का मान 10, ऐसे संभव है क्या है? y का मान कहीं पर 10 और कहीं पर y का मान 2, एक ही में, गलत है, ये गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के रूप में डालना चाहिए था, इसको ऐसे डिटर्मिनेंट के रूप में ऐसे डालना चाहिए था, तब जाकर ये प्रश्न आपका सही होता। हालांकि ऑप्शन जो है ना वो डिटर्मिनेंट के रूप में दिया है, तो चलिए हम इसको डिटर्मिनेंट ही मान लेते हैं कि ये डिटर्मिनेंट है आपका ऐसे। तो डिटर्मिनेंट में जो है ना तुलना नहीं किया जाता है, पहले उसका मान भी निकालिए आप, कितना हो जाएगा। देखिए y को y से गुना करेंगे तो y² माइनस 2 दूनी 4, और इसके बराबर में 10 दूनी 20 माइनस 4 तिये 12, तो माइनस माइनस प्लस 12, ये हो जाएगा आपका y² बराबर कितना हो जाएगा, 20 और 12 32, और ये माइनस में 4 है, इधर प्लस में आ जाएगा, तो 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, और 36 का यदि आप वर्गमूल निकालेंगे क्योंकि y² है ना, इधर से रूट चला जाएगा तो कितना हो जाएगा +-6, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। वैसे ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में के रूप में होना चाहिए, लेकिन इसको मैट्रिक्स के रूप में लिख दिया था, इसलिए ये क्वेश्चन आपको गलत हम कह दिए कि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। ये डिटर्मिनेंट के रूप में लिखना चाहिए था इसको। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। यहाँ तो स्पष्ट है कि ये डिटर्मिनेंट है, स्पष्ट है कि ये डिटर्मिनेंट है। तो जब सवाल आपसे डिटर्मिनेंट के रूप में पूछा जा रहा है तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, बस कैंचिया गुना कर देना है, तिरछा गुना। इसको इससे गुना करेंगे, फिर माइनस लगा के इसको इससे गुना करेंगे, साइन को साइन से गुना करेंगे, sin² थीटा, फिर माइनस कॉस को कॉस से गुना करेंगे, cos² थीटा, एगो माइनस यहाँ पहले से है तो दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस cos² थीटा, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान कितना होता है
1 के बराबर होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, कॉस का इंटीग्रेशन होगा आपका साइन, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना होता है, tan इनवर्स x, ठीक है ना। अगला हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, यहाँ पर है कि x के पावर -1, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/x, पावर का माइनस हटेगा बटा में आ जाएगा, और 1/x का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका log x प्लस c, ठीक है ना, log x प्लस c। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है इसका आंसर, ठीक है। अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यहाँ पर इंटीग्रेशन का सवाल है और इसमें जो है ना लिखा है कि 4 × x के पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसमें आपको 4 कांस्टेंट दिख रहा है, 4 को बाहर कर दीजिए। x के पावर 3 का इंटीग्रेशन होगा जब भी होल पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन आप करेंगे, ठीक है ना, यदि वो बहुपदीय फलन है और उसमें होल पावर लगा हुआ है, तो उसका इंटीग्रेशन ये होता है कि उसके पावर में जितना है उसमें 1 जोड़कर ऊपर में लिखेंगे, बट्टा में ज्यों कहते हो, ये 4 से 4 कट जाएगा प्लस c, ये हो जाएगा आपका x के पावर 4 प्लस c। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में आपको इसका आंसर दिख रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी में आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 15, सवाल है आपका कि sin 2x बटा में 2 cos x। पहले देखिएगा, आपको sin 2x का फॉर्मूला पता है, sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू cos x, ठीक है ना, और बटा में क्या है 2 cos x। अब आप गौर से देखेंगे, ठीक है ना, देखिएगा ये 2 से ये 2 कट जाएगा, cos x से cos x कट जाएगा, बचेगा कितना, केवल sin x, और sin का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ठीक है ना, sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इसका सॉरी सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 आपका है x² - 4। तो आप x² - 4 को क्या लिखेंगे पता है, इसको लिखेंगे x - 2 इंटू x प्लस 2, और इसके बटा में क्या लिखेंगे x - 2, ठीक है। अब देखिएगा x - 2 से x - 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, तो केवल और केवल x प्लस 2 बचेगा। और अब आप x प्लस 2 का इंटीग्रेशन कर दीजिए, कितना आएगा, x प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x² / 2 प्लस 2 का हो जाएगा 2x, और प्लस में कितना आएगा c, x² / 2 प्लस 2x प्लस c। चेक करेंगे इधर, ऑप्शन नंबर सी में आपको इसका आंसर दिख रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। सवाल में बहुत ज़्यादा मतलब आपको ये नहीं दिख रहा होगा कि उबर खाबर है, एकदम समतल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सवाल है कि x के पावर 1/3। अब देखिए भाई होल पावर वाला कॉन्सेप्ट है, होल पावर वाले फंक्शन का क्या करना है, पावर में 1 जोड़ना है, 1/3 में 1 जोड़ना है, 3 × 3 = 4/3 हो जाएगा, तो आप इसको सीधे 4/3 ही लिख दीजिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका x के पावर 4/3, ठीक है ना, इसको पलट के आगे लिख दीजिए तो 3/4, अब प्लस कितना हो जाएगा c, 3/4 इंटू एक्स के पावर 4/3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, tan का इंटीग्रेशन आपसे पूछा गया है। तो tan का जो इंटीग्रेशन होता है 2 गो होता है, ठीक है ना, एक तो होता है आपका log sec x, tan का इंटीग्रेशन एक तो होता है आपका log sec x, log sec x प्लस c, और दूसरा होता है आपका माइनस लॉग cos x प्लस में c। अच्छा, यहाँ sec x की कोई चर्चा नहीं किया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइनस लॉग cos x प्लस c। वैसे इसका दोनों इंटीग्रेशन होता है, आपके ऑप्शन में जो दिया हुआ रहेगा आप उसको सही टिक करेंगे वहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 5 के पावर x का e के पावर 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए e के पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है, ठीक है ना। e के पावर वाले फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करते हैं वो सेम होता है। जैसे e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, e के पावर x का इंटीग्रेशन भी e के पावर x होता है। लेकिन अब ध्यान ये रखना है
कि इसमें क्या है कि e के पावर 5x है, तो इसका तो e के पावर 5x होगा, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है वो बटा में आ जाएगा प्लस में c। कब? जब इंटीग्रेशन करेंगे तब। यदि डिफरेंशिएशन कर रहे होते तो ये कांस्टेंट जो है ना आगे लिखा था, ठीक है ना। वैसे अभी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, हाँ 19 के बाद, हाँ क्वेश्चन नंबर 20। देखिए e के पावर x बटा में क्या है, e के पावर x प्लस 2, यदि आप इसके बटा वाला फंक्शन को मानते हैं, ठीक है ना, e के पावर x प्लस 2 को यदि आप मानते हैं और आपको पता है कि जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होगा और 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब e के पावर x में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, e के पावर x के बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि नीचे वाले फंक्शन का जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये ऊपर वाले फंक्शन के बराबर हो गया, ठीक है ना। जब हमने नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो इसका डिफरेंशिएशन का मान जो है ना ऊपर वाला फंक्शन के बराबर हो गया। और एक कॉन्सेप्ट हम इंटीग्रेशन में आपको बताए हैं, ठीक है ना, पहले बता दिए हैं, आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा इंटीग्रेशन वाले वीडियो को, कि यदि आप इंटीग्रेशन के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं खासकर ऑब्जेक्टिव में, और यदि नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से ऊपर वाला फंक्शन आ जाए तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है लॉग बट्टा वाला ज्यों का त्यों और प्लस में सी, ठीक है ना, लॉग बट्टा वाला ज्यों का त्यों प्लस में सी। इसका हो जाएगा आपका लॉग e के पावर x प्लस 2 और प्लस कितना हो जाएगा c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहा है कि log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जबकि log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा कोई बात नहीं है, क्या करना है, इसके लिए यहाँ पर एक मान लेते हैं, खंडस समाकलन लगाते हैं। अब आइए, यदि आप खंडस समाकलन के नियम से देखेंगे तो इसको सबसे पहले सजाना पड़ता है खंडस समाकलन के अनुसार। सजाने का तरीका आपको पता है, ILATE, आइलेट, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। तो लॉग के बाद ही कुछ आएगा, तो ठीक है, पहला ये हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा, एक हो जाएगा दूसरा, मतलब log x को पहला मान लेते हैं और इसको दूसरा मान लेते हैं। क्या होता है, पहला फंक्शन को बाहर रखेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट, दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन, पहला का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, इनटू क्या हो जाएगा dx। ये खंडस समाकलन का नियम है। फिर यहाँ हो जाएगा आपका log x इंटू इसका हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा x इंटू लॉग का हो जाएगा 1/x, फिर dx। ये x से x कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा आपका log x इंटू एक्स और फिर एक का इंटीग्रेशन तो x होता है, तो माइनस x हो जाएगा। यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x इंटू लॉग x माइनस 1 और प्लस में कितना आ जाएगा c, x इंटू लॉग x माइनस 1 प्लस में c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर आपको 22 दिख रहा है, ये फॉर्मूला ही है, dx बटा में रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाता है साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए और प्लस में c। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे तो x इंटू डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन होता है x के पावर 2/2 प्लस c, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे और प्लस c लिखेंगे, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। यदि आप क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे तो यहाँ है a के पावर x का इंटीग्रेशन। देखिए a के पावर x का इंटीग्रेशन होता है आपका a के पावर x बटा में log e के पावर a प्लस c, या a के पावर x बटा में log a और प्लस में c। अब आप चेक कर देख लीजिएगा, a के जगह पर केवल 7 रखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 7 के पावर x बटा में log 7 और प्लस में c। चेक करेंगे कहाँ पर है, 7 के पावर x बटा में log 7 प्लस c, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या है आपका, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन कॉसेक स्क्वायर एक्स का जरूर होता है। और आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स
माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। और यदि आप कॉट स्क्वायर एक्स को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस वाला इधर माइनस में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर एक्स। अब जहां आपको कॉट स्क्वायर एक्स दिख रहा है वहां पर क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए। देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स, अब प्लस में क्या हो जाएगा सी। चेक करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। देखिएगा सवाल आपका है साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, कोणांक वाला ज्यों का त्यों, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में रखेंगे और प्लस सी लिखेंगे। इसका हो जाएगा माइनस 1/2 cos 2x प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। माइनस 1/2 cos 2x प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, e के पावर 11x प्लस 3 का इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा। देखिए e के पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन ज्यों कहते हो, तो e के पावर में 11x प्लस 3, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका ज्यों कहते हो। लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में रखना होता है, तो 1/11 को बटा में रख दीजिए आप ना, तो हो जाएगा 1/11 इंटू ई के पावर 11x प्लस 3 और प्लस सी हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। क्लियर है सभी का। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। सवाल आपका है x माइनस 3 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब आप ध्यान से देखेंगे x माइनस 3 ज्यों कहते हो, इसका आप गुणनखंड करेंगे। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9, यही तो होगा इसका गुणनखंड। x माइनस 3 ऊपर ज्यों कहते हो ना, और ये हो जाएगा आपका x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। वैसे आप इसको इतना ना करके ना सीधे सीधे इतना ही कर दीजिए ना, ऊपर में x माइनस 3 दिख रहा है, नीचे देखिएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखिए था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो है, एगो से एगो कट जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो बचेगा क्या, बचेगा आपका 1 बटा में x माइनस 3 इंटू डी एक्स, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है आपका log x माइनस 3 प्लस में c। इसका आंसर हो जाएगा आपका log x माइनस 3 प्लस में c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर भी आपको एक बार खंडस समाकलन करने की जरूरत है। क्यों भाई, क्योंकि देखिए एगो है आपका अलजेब्रा वाला फंक्शन और एगो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दोनों गुना में है, ठीक है ना। क्या करेंगे, पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बॉडी ब्रैकेट, और फिर दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। चेक करेंगे इधर x इंटू ई के पावर x माइनस ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x होगा, और dx बटा dx का मान 1 हो जाएगा। 1 को गुना कर देंगे ई के पावर x से, तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, हो जाएगा x इंटू ई के पावर x माइनस ई के पावर x प्लस सी। आप यहाँ से ई के पावर x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस सी। तो ई के पावर x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी कहाँ पर है देख लीजिएगा, ई के पावर x इंटू एक्स माइनस 1, हाँ अच्छा माइनस ई के पावर x को बाहर कर दिया गया है, यह तो है ई के पावर x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, देखिएगा 30 नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या है, तो 2x प्लस 5 के पावर में 5। अब ये आपका होल पावर वाला सवाल है। जब भी आपसे होल पावर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, आप क्या करते हैं, उसके पावर में 1 जोड़ते हैं, उसके पावर में 1 जोड़ते हैं और उतना ही से भाग करते हैं, ठीक है ना। 2x प्लस 5 के होल पावर में 6 बटा में 6, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिखना है, प्लस सी। तो हो जाएगा आपका 1/12 इंटू 2x प्लस 5 के पावर में 6। चेक करेंगे 2x प्लस 5 के पावर में 6, और ये हो जाएगा बटा में 12, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। और यदि आप गौर से देखेंगे तो आपका जो ये 30 प्रश्न था, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव का जो 30 प्रश्न था, ये आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है।
ठीक है ना। मतलब पूरे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है। अब बच गया आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चूंकि ये वीडियो है आपका, ठीक है ना, अभी आप देखे होंगे ये लाइव नहीं है, ये वीडियो है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा होने से दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको 2 पार्ट में आपके लिए कराएंगे। एक पार्ट में तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया और एक पार्ट में इसके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।